Hello students, how are you? You are very fine. Thanks. तो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जिसको आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहा होगा। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में प्रमुख रूप से हम यहाँ देखते हैं कि मिरर फार्मूला जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें प्रमुख रूप से आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में इसका डेरिवेशंस भी है। सीबीएसई बोर्ड में संयोग से डेरिवेशन नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए इन द केस ऑफ कंपटीशन पर्पज से। और उस फार्मूले को अगर यूज करते हैं तो डेरिवेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। छोटा ज्ञान जो होता है किसी भी क्षेत्र का, वो खतरे से भरा होता है। अब उस खतरे से निपट पाएंगे आप या उस खतरे में उलझ जाएंगे, ये तो आपकी बुद्धि कला के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम मिरर फार्मूले पर बात कर रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, जहाँ f क्या इंडिकेट करता है, पहले से ही मैंने बता दिया है कि f इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कि फोकस से पोल की दूरी। फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर का फिगर बना है, और कॉनकेव मिरर में f फॉर फोकस और p फॉर पोल। तो फोकस से पोल की दूरी जो होती है वो क्या होता है, फोकल लेंथ कहलाता है। सेम कंडीशंस में यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके अलावा पोल भी दिख रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर O से P की दूरी, O से P की दूरी, यहाँ O डैश के नाम से एक हमने वस्तु रखा है। उस वस्तु का एक हमने परिसीमन किया, जिसका एक सिरा O है और दूसरा सिरा O डैश है। तो आप देख रहे हैं मेन एक्सिस पर O बिंदु स्थित है, अर्थात वस्तु हमारा मेन एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर स्थित है, और वहां से पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या शॉर्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल देते हैं। सेम इसी कंडीशंस में हम एक और चित्र देख रहे हैं, इसी में ही बहुत ही छोटा सा सिंबल हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन आप उसको विशेष ध्यान देंगे तो आई डैश के नाम से है। आई फॉर क्या होता है, इमेज, और इमेज से पोल की दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस। तो आपको ये तीनों चीजें मिल गई, जो एब्रिविएशन था कि v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f इज द फोकल लेंथ। अब हम मेन टारगेट पर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि इस मिरर फार्मूले को कैसे डिराइव किया जाए। उसको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर जैसे हम आपसे कहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक ऐसा मिरर जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया होगा। जैसे हम कॉनकेव मिरर कहें, कोई भी कहे, तुरंत ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसका जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस जिसे आप कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ये सभी बिंदु स्थित होते हैं, जिनका हम यहाँ पर प्रमुख रूप से अध्ययन करना चाह रहे हैं। अब वहां से आप देख रहे हैं कि मिरर का जो टचिंग पॉइंट है मेन एक्सिस से, वो P होता है। P फॉर पोल, जिसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर जस्ट आगे हम लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट हमारा F मिल रहा है। बीच में आप कहेंगे एक पॉइंट N भी है, तो N क्या कर रहा है, एक नियरेस्ट डिस्टेंस को बता रहा है। कहने का मतलब कि फार्मूले के दौरान ये जो MN रेखा आपको दिख रही होगी, उसको मान लिया जाएगा कि MP के इक्वल है। MN इज इक्वल टू MP, क्योंकि ये निग्लेजिबल डिस्टेंस मान लिया जाता है, और इसी के आधार पर हम आगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को ड्राइव करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर फोकल पॉइंट को देखा, जो फोकस है हमारा, उससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर, कहने का मतलब पोल से 2 गुना दूरी और फोकस से 1 गुना दूरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की पॉइंट ऑफ वैल्यू से देखा जाए कि C पॉइंट से P की दूरी, अर्थात CP डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कहा गया, क्योंकि सर्किल के बारे में आप जानते होंगे। वृत्त क्या है, वृत्त किसी केंद्र के चारों ओर घिरी हुई आकृति होती है। तो अब यहाँ पर आप केंद्र देख रहे हैं, C फॉर सेंटर है, और सेंटर से पोल की दूरी जो होती है, किसी भी वृत्त का सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करने वाला पॉइंट रेडियस कहलाता है। इस नाते यहाँ P से C तक की दूरी को
पीसी या रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से पी से ओ की दूरी आप देख रहे हैं, ओ डैश एक पॉइंट रखा गया है, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है कि ओ इसका निचला भाग है और ओ डैश इसका ऊपरी भाग है। तो इस तरह से ओ डैश एक आपका ऑब्जेक्ट की डिजाइन की गई कि ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम, यहां से रे डायग्राम मिरर पर पड़ता है और मिरर पर पड़ने के बाद वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, सीधे फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आता दिखाई दे रहा है जहां हमारी लेफ्ट हैंड की फिंगर है। इसी तरह से यहाँ ओ डैश से सी को होता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ दूसरी किरण या रे ऑफ लाइट जो है वो जाती है इसके मिरर्स के निचले हुए भाग पर टच करती है और ये आपस में फोकस से आने वाली रेज और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेज दोनों आकर के आई डैश पॉइंट पर मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा आई डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। बात समझ रहे हैं? इसके साथ आपने देखा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब मैंने बनाते हुए दिखा दिया और जो रे डायग्राम हमारा था, जो रे इंसिडेंट कर रही थी मिरर पर, वो पहली पोजीशन से जाकर के सीधे कहाँ गई, फोकस से आते हुए बाहर निकल गई इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। सेम कंडीशंस में ओ डैश से दूसरी रे ऑफ लाइट निकलती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर्स पर टकराती है और मिरर्स पर टकराने के बाद पुनः क्या करती है, इसकी दोनों कंडीशंस बनती हैं कि यहां से ये वापस हो जाती है और इसके साथ साथ इनकी दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि कुछ मिरर्स के साथ ये आपस में यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और ये रिफ्लेक्शंस की पोजीशंस की यहाँ पर कल्पना नहीं की जाती है, उसको शॉर्ट वे में छोड़ देते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा होता है, हम यहाँ आगे बढ़ने के लिए इसमें कोई जरूरत खास नहीं समझते, लेकिन जो इंसिडेंट रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होने के लिए हम मना भी नहीं कर सकते, ना तो हम उसको रोक सकते हैं। तो दो कंडीशंस की अराइज होती हैं कि या तो उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वापस हो जाती है, अन्यथा दूसरे पाथ से होकर के वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए निकल जाती है। ये इनका मेन थीम है। अब इसके बाद फिर हम आते हैं, यहाँ पर दो तरह के फिगर्स आपको जनरेट किए गए हैं। एक तो ओ डैश जो आपने बस लिया, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं और ये कैसा शेप मिल रहा है आपको, ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है, माने कि ट्रायंगल जैसा एक तिकोना भाग आपको मिल रहा है। सेम कंडीशन में दूसरा सी और एफ के बीच में भी आप देख रहे हैं, तो सी एफ आई डैश के रूप में एक ट्रायंगल मिल रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल को डिवाइड करने के लिए आई डैश जो हमारी इमेज बन रही है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो इसको डिवाइड कर दे रही है। तीसरा ट्रायंगल आपको कौन सा मिल रहा है, एफ एम एन जो रखा गया, एम मिरर का पॉइंट है जहां रेज इंसिडेंट करती है और एन पर आकर के मेन एक्सिस पर मिलती है, वह मेन एक्सिस का एन पॉइंट ये मान लिया जाता है लगभग पी के इक्वल है जब हम डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन को डिराइव करते समय यहाँ पर एम एन इज इक्वल टू एम पी मान लेते हैं। तो इस तरह से आपको देखने में लग रहा है कि एक चौथा ट्रायंगल आपको बन जाता है एफ एम एन और तीसरे ट्रायंगल में कौन आता है, आई डैश एफ। तीसरे ट्रायंगल की पोजीशन आती है आई डैश सी और चौथे ट्रायंगल में ओ डैश सी। ये चार ट्रायंगल आपके बनते हैं। हमारा रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। अब इस फिगर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर एक चीज ये भी देख लीजिए कि एफ पी जो अभी हमने आपको समझाया है वो एफ पी किसके इक्वल है, एफ एन के इक्वल है और जो फोकल लेंथ को व्यक्त कर रहा है ये द्वारक के मुख्य भाग में है, अर्थात ये लेफ्ट हैंड में है जो पोल पॉइंट हमारा है। इस नाते यहाँ फोकस भी, फोकल लेंथ आपका क्या है, निगेटिव है, माइनस एफ से डिनोट किया जा रहा है। और सीपी आप देख रहे हैं, सी से पी की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हम सी एन के इक्वल भी मान सकते हैं और एन और पी के बीच निग्लेजिबल डिस्टेंस मैंने आपको बताया, तो ये किसके इक्वल है, माइनस आर के। सेम सिचुएशन में ओपी इज इक्वल टू ओ एन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है और ये किसकी इक्वल है, माइनस यू है। अब आप ये कह रहे होंगे, आप बार बार डिस्टेंस कर रहे हैं, क्या इस डिस्टेंस की कोई यूनिट होती है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं हाँ इसकी यूनिट होती है। वाई यूनिट सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है,
में भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराते समय कंफ्यूज कर सकता है। एग्जामिनी जो मतलब एग्जामिनर पेपर सेटर होता है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मान लो हमें डिस्टेंस मीटर मान लेते हैं, तो भैया ठीक है मान लो, हमें क्या दिक्कत है। हम उसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक होता है कि मतलब उसको अपील कर लेते हैं कि मान लेते हैं 5 मीटर है, 3 मीटर है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक शार्ट स्केल बना करके उसके फिगर को भी दिखा देते हैं और साथ में कैलकुलेशन भी कर देते हैं। तो सीधे आप इसमें कहिए कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और साथ में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये सभी की यूनिट होती है, और वह यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी हो सकती है जो आप जिस पर सेट करते हैं, जिस पर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा ही पूछ लेते हैं क्या डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकती है, तो आप कह सकते हैं यस सर मे बी पॉसिबल, क्योंकि किलोमीटर में कोई इमेज या ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता, लेकिन वो आपके आईक्यू को टेस्ट करने के लिए यूनिट विशेष पर ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं, तो वहां आप कह सकते हैं सर मे बी पॉसिबल, अगर आपकी इच्छा है तो आप मान सकते हैं। तो कहेंगे क्या आप ग्राफ बना सकते हैं, तो आप कहिए बिल्कुल यस बना सकते हैं। कहें किस तरह से, तो आप कहेंगे कि हम जो टेबुलेशंस करेंगे उस टेबुलेशन में एक विशेष स्केल लेंगे और उसमें कह देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो कहते रहिए आप 5 किलोमीटर, हम उसको 5 सेंटीमीटर मान लेंगे और 5 सेंटीमीटर के हिसाब से हम उसको शार्ट में ड्राइव कर देंगे। ये सबसे वंडरफुल तरीका है एग्जामिनर को मात देने का, और एग्जामिनर आपको बार बार टेस्ट करता है, और ये चीजें अगर सुटेबल आंसर आप दे लेंगे तो मेरा दावा है कि वो आपके सामने रिटन में फुल मार्क दे देगा, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं रखेगा। ऐसी ही चीजें होती हैं जो आपके माइंड मेकअप को बहुत सुदृढ़ बनाती हैं, तब एग्जामिनर कहने को मजबूर हो जाता है कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वहां वो अपना हार मान लेता है, और ऐसी परिस्थिति में वहां एग्जामिनर हार मानने के साथ साथ खुशहाल होता है कि चलो कोई बंदा ऐसा मिला जो मुझे भी हरा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो बहुत भावुक क्षण होता है। तो इन परिस्थितियों को भी जानने के लिए आपको एक्सपर्ट पोजीशन बताया जा रहा है, डेरिवेशंस के लिए बताया जा रहा है कि आप अच्छी तरह से जानें, और साथ में सामने वाले व्यक्ति को सदैव ये मान के चलें कि ठीक है आपको अच्छी चीजें आती हैं, आप उनसे सीनियर हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं भी कह रहा हूं वो गलत नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इन फिगर को देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर के अकॉर्डिंग COO' आपको फिगर में मिल रहा होगा। पहला ट्रायंगल जो हमने बताया जब रिवीजन कर रहे थे तो चौथे स्थान पर था। तो एक ट्रायंगल हमारा COO' है जो उसको सिमिलर दिखा रहे हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप। किसके, ट्रायंगल CII' के। CII' आप ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से II' मतलब जो इमेज बन रहा है, बात समझ रहे हैं। तो यहां हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से वस्तु की लिया त्रिभुज, और वहां दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रतिबिंब का लिया त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुजों को हम सिमिलर दिखाएंगे। अब उसके लिए अभी आपको हम बात करेंगे, उससे पहले की जरूरत है एन ट्रायंगल MNF। MNF का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर MNF जो यहाँ पहले रिवीजन टाइम में पहला ट्रायंगल माने थे वो आपको फिगर में यहाँ दिख रहा है। MNF इसके सिमिलर है ट्रायंगल II''F के। ट्रायंगल II''F मतलब कि इधर भाग जो आपने देखा था CI''F को डिवाइड कर रहा II' के द्वारा। तो इस तरह से देखा कि दोनों कपुल्स जो हैं, कपुल्स ऑफ सिमिलरिटीज, पहले कपुल्स में क्या है, ट्रायंगल COO' इज सिमिलर टू ट्रायंगल CII' एंड ट्रायंगल MNF इज सिमिलर टू ट्रायंगल II''F। अब यहां तक क्लियर हो गई बातें। फिर अब हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज को यहां शो कर देते हैं। सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज पहले कंडीशंस में हम देखते हैं, पहले कपल ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं OO'। अब आप फिगर पर आ जाइए। OO' का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो O' अपॉन II' मींस इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू CO अपॉन CI। CO का मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेन्यूज जैसा दिख रहा है ना, कर्ण जैसा दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में C से O' की दूरी नहीं है बल्कि CO की दूरी है। CO हमारा क्या है, बेस की जगह,
ठीक है। तो यहाँ CO अपान CI, तो CO को CI से टैली करा दे रहे हैं, तो देखिए CO हमारा CI के इक्वल है, और इसके अलावा O डैश किसके इक्वल है, I डैश, मतलब इन दोनों में रिलेशन दिखा दे रहे हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की। ये सिमिलर ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टीज होती है कि रेशियो बिटवीन साइड्स इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब कि इनमें इक्वल रिलेशंस होता है, और उसके अकॉर्डिंग O डैश अपान I डैश इज इक्वल टू CO अपान CI, ये पहली कंडीशन हो जाती है। इसको हम किस प्रॉपर्टी के तहत कहते हैं, बाय CPST, शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं, CPST का मतलब इसमें क्या होता है, CPST का फुल फॉर्म यहाँ पर सामान्य तौर पर होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की तुलना हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनकी सामने की भुजाओं से करते हैं, जो हमें उसमें इक्वल रिलेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सेम कंडीशंस में दूसरी पोजीशंस आती है FN अपान I डैश। अब यहाँ FN देखिए, FN आपको यहाँ मिला जहां हमारी फिंगर है, तो FN अपान I डैश इज इक्वल टू NF अपान FI। NF अपान FI मतलब कि NF इसकी ये साइड, तो NF अपान क्या हो जाएगा, NF अपान FI, तो NF अपान FI ये साइड इसके इक्वल है। और यहाँ पर पहले आपने देखा कि FN अपान I डैश, तो FN का मतलब ये पोजीशन अपान I डैश, तो FN अपान I डैश इज इक्वल टू NF अपान FI, तो NF अपान FI मतलब कि NF की तुलना FI से कर रहा है। और इसके बाद FN इज इक्वल टू I डैश, ये भी बाय CPST के थ्रू हम यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल फॉर्म में देख रहे हैं। सेम कंडीशंस में फिर हम अगले ट्रायंगल में बढ़ जाते हैं, तो O डैश अपान I डैश इज इक्वल टू NF अपान FI, जो ऊपर वाला ही पोर्शन है जिसको बाय CPST हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट CO अपान CI का मतलब क्या हुआ, CO अपान CI आपने फिगर्स में देखिए, CO क्या है, डिस्टेंस बिटवीन C2O मतलब कि पहले ट्रायंगल का बेस वाला पार्ट, तो CO अपान CI का मतलब C से I की डिस्टेंस, अर्थात इमेज जहां हमारा फॉर्म हुआ है उसकी क्या दूरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूरी पर है। तो कहने का मतलब CO अपान CI इज इक्वल टू NF अपान FI, किसके द्वारा हमें मिला, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा। हमने इनके दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड को टैली कर लिया, जो उसमें इक्वल साइन थे, इक्वल वैल्यूज थी, उनको हमने छोड़ करके जो नॉन इक्वल पार्ट्स थे उनको इक्वल दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि इससे पहले आपने प्रोपोर्शनल साइड को देखा CPST के फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में CO अपान CI इज इक्वल टू NF अपान FI। अब यहाँ से हम CO को क्या रख सकते हैं, CO डिस्टेंस आपको दिख रही है जहाँ हमारी फिंगर है, तो अब ये CO की जगह क्या कर सकते हैं, PO माने P से पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और उसमें क्या माइनस कर दें, PC, तो PO में से PC माइनस कर दें, तो ये किसकी जगह ले लेगा, OC की जगह ले लेगा। इसी तरह से CI के लिए, अब CI के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से PC माइनस PI, P से C माइनस P से I, तो ये किसकी जगह हम रख सकते हैं, CI की जगह रख सकते हैं। अब सेम कंडीशंस में हम आगे NF को लिए थे, NF आपको दिख रहा होगा जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ पोल है, तो N से F की दूरी अर्थात फोकल लेंथ, तो इसको हम यहाँ क्या रख रहे हैं, NF, तो NF की जगह पर हम क्या कर देंगे, PF कर देंगे, और ये कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन N एंड P इज नेग्लिजिबल, माने कि नहीं के बराबर है। तो ऐसी कंडीशंस में हम NF ना कह करके उसको क्या कह देंगे, PF कह देंगे, और PF कह देने का मतलब फोकल लेंथ सीधे आ जाएगा, फोकस से पोल की दूरी हो जाएगी।
सेम कंडीशन में एफ आई है, एफ आई का मतलब क्या हुआ, फोकस से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो फोकस से इमेज की डिस्टेंस पी आई माइनस पी एफ। अब यहां से देखिए चालाकी, पी आई मतलब कि पी से आई की डिस्टेंस, या हमें कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पी आई में से क्या हमने माइनस कर दिया, पी एफ को माइनस कर दिया, जिससे आई एफ की वैल्यू पुट कर दी गई। अब सेम कंडीशंस में आप यहां चले आइए, जो पीओ माइनस पीसी था उनकी वैल्यूज रख दीजिए। पीओ की वैल्यूज क्या होती है, माइनस यू, और इसी तरह से माइनस पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की डिस्टेंस देखिए, पी से सी की डिस्टेंस भी निगेटिव है, और पी से सी है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर आपने रखा माइनस यू माइनस माइनस आर, जो माइनस आर है हमारा बोथ साइन होने के कारण हम उसको निगेटिव यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में रखे हैं, और साथ में ब्रेस के द्वारा उसको हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि मोर देन साइन दे आर यूज्ड इन ए लाइन। तो हम उनको स्पेसिफाई करने के लिए, अलग से समझने के लिए थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो माइनस यू माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट माइनस आर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रेस इज ऑलवेज क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर में इसके आ जाइए, हर वाली जगह पर आ जाइए। तो यहां पर माइनस आर किसकी जगह ले रहा है, पीसी की डिस्टेंस ले रहा है, पी से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो माइनस आर माइनस माइनस बी किसकी जगह ले रहा है, पी आई की डिस्टेंस ले रहा है, और पी आई हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज को हम बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि v की वैल्यू क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो यहाँ माइनस आर माइनस माइनस बी और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके ब्रेस के द्वारा उसको क्लोज कर दिए। तो ये पहला स्टेप, पीओ माइनस पीसी अपॉन पीसी माइनस पीआई की जगह हमने वैल्यू शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, पीएफ। पीएफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ की वैल्यू किधर है, निगेटिव साइन में। मैंने आपको बताया ही कि कॉनकेव मिरर का जो मेन द्वारक है, जैसे आप कहते हैं फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो माइनस में इस नाते एफ की वैल्यू माइनस में है। प्रिंटिंग लेटर्स लिखने के नाते कहीं कहीं हमसे भी स्मॉल और कैपिटल एफ हो गए हैं, तो आप एज यू विश कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि उनको स्पेसिफाई जरूर कर दीजिए, उनका एब्रिविएशन मीनिंग जरूर बता दीजिए कि आप क्या लिख रहे हो, जिससे एग्जामिनर आपकी बातों से कंफर्म हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में पीएफ की जगह माइनस एफ हो जाएगा, और पीआई की जगह माइनस बी, साथ में पीएफ की जगह माइनस एफ, तो माइनस बी माइनस माइनस एफ, और इनको आपस में क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ बच्चे हो सकता है कि भाई नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो आपको सबसे आसान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बतावें कि माइनस यू आपका पहला टर्म है ना, माइनस यू का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के माइनस बी से कीजिए। तो माइनस यू माइनस बी मिल करके माइनस माइनस प्लस, और यू और बी दोनों क्या हैं, डिफरेंट काइंड के वेरिएबल हैं, इस नाते यू और बी का मल्टीप्लिकेशन यू बी ही होगा। इसमें पावर वगैरह की कोई बात चिंता ही नहीं करनी है। तो यहाँ प्लस यू बी हो गया। इसी तरह से माइनस यू को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, माइनस माइनस एफ यहाँ पर है, तो माइनस माइनस टकरा करके प्लस एफ हो गया। तो माइनस यू का मल्टीप्लाई जब प्लस एफ से करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस यू एफ आएगा। देखिए सेकंड स्टेप पर आपको मिला माइनस यू एफ। सेम कंडीशंस में अब आपको क्या करना है, माइनस एफ अकेला ही है, और उसको उलट करके पहले स्टेप के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एफ का मल्टीप्लाई माइनस आर से करेंगे, तो माइनस एफ इंटू माइनस आर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर, या उसको आप प्लस में एफ आर कर दीजिए। इसी तरह से माइनस एफ का मल्टीप्लाई प्लस बी में होगा, तो क्या कर देगा, माइनस बी एफ कर देगा, और माइनस बी एफ कर देने से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर बी एफ के रूप में आ जाएगी। कहने का मतलब कि ये बी एफ के रूप में यहां पर आ सकती है। अब यहां से जब एफ की वैल्यू आर से मल्टीप्लाई किए तो एफ आर हो गया, और एफ की वैल्यू माइनस बी से किए, तो एफ की वैल्यू माइनस बी से किए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी एफ हो जाएगा। यहां पर एक मिस्टेक्स हो गई थी, आप इसको क्या फिर से एक बार देख लें। पहला स्टेप मल्टीप्लाई किया आपने तो यू बी आया, फिर माइनस यू एफ आया,
फिर माइनस बी एफ आया और प्लस आर एफ आया। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि यहां पर इसके लास्ट स्टेज में क्या आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई है, इस पर ध्यान दीजिए, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई स्टेप्स जो हैं थोड़ा सा डाउटफुल करने वाले थे। तो माइनस यू का मल्टीप्लाई पहले माइनस बी से कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा। माइनस यू का मल्टीप्लाई प्लस एफ से कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा। सेकेंड स्टेप मिल गया आपको। फिर अब क्या करेंगे, माइनस एफ का मल्टीप्लाई माइनस आर से करना है, तो माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस आर, तो क्या हो जाएगा प्लस आर एफ। जो आर एफ आप यहां दिख रहा है बाद में क्रॉस कर दिया गया है। फिर माइनस एफ का गुणा प्लस बी से किया जाएगा। अब प्लस बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एफ हो जाएगा, और माइनस बी एफ हो जाने से यहाँ की वैल्यू ये माइनस बी एफ हो गई। ठीक है, तो यहां से माइनस बी एफ हो जाने पर ये आपस में सभी टर्म्स मल्टीप्लाइड हो गए, ये आर एफ हो गया और ये माइनस बी एफ हो गया, आर एफ से कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यू बी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ बी, यहां पर क्या है एफ बी और ये प्लस बी आर है। एक ब्रैकेट में क्यों कर लिए, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड में माइनस एफ बी बचा था और लेफ्ट हैंड में हमारे पास क्या बचा था, माइनस बी एफ या एफ बी। आपस में मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम इनको एक ब्रैकेट में रख लिए और बी यहां से कॉमन कर लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एफ, या आप ये सीधे कह सकते हो कि आर इज इक्वल टू 2f, तो 2f में से f माइनस होगा तो यहाँ bf बच जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में आप लास्ट वाली लाइन में सबसे नीचे आ जाइए कि नाउ बी डिवाइडेड बाय u bf इन द अबव लाइंस, माने कि ये वाली लाइन जहां हमारी फिंगर है, इन सभी टर्म्स को जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको u bf से डिवाइड कर दीजिए। अब उनको डिवाइड करेंगे तो u bf से आपने देखा u b से यहाँ कैंसिल हो रहा है, 1/m बच गया, माइनस uf यहाँ से कैंसिल हो रहा है और यहाँ 1/b बच गया। यहाँ पर आप bf कैंसिल हो रहा है तो 1/u हो गया। इट मींस कि 1/f माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/u, और इसी को f को हम लेफ्ट में रखे b को राइट में ट्रांसफर कर देते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u मिल जाता है, जो आपका मिरर फार्मूला है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज भी करेंगे और इस डेरिवेशन को मिनिमम 2 टाइम्स आप रिपीट कर लेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा डेरिवेशन तैयार हो जाएगा, और इन द केस ऑफ कंपटीशन भी बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो अभी आपने मिरर फार्मूलों में देखा, एक बार मिरर फार्मूलों को फिर से रिवाइज कर लें। मिरर फार्मूले में 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां b इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। सेम कंडीशंस में फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 हो गया। थर्ड कंडीशंस क्या है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -b/u, और -b/u के साथ साथ आपने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा, 2 बार रिवीजन किया गया था। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि अब मिरर्स टॉपिक में मेरे ख्याल से अलावा न्यूमेरिकल के कुछ शेष नहीं रह गया और ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपको मिल गया। इतना करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स कह सकता है कि आई एम कंफर्म इन द केस ऑफ मिरर द चैप्टर लाइट। तो लाइट चैप्टर में मिरर्स का केस आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल से बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स इन फार्मूलों पर करेंगे और इसके द्वारा आपका लाइट का मोर देन 50% वेल प्रिपेयर हो गया। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं द बेस्ट है, और लाइक के साथ साथ आप इससे खुद का भी मनोबल बढ़ाइए और हमारा तो मनोबल आप ही लोगों के द्वारा बढ़ेगा। धन्यवाद।